Okay, good evening everyone. Now last lecture में we just introduced what we'll be studying. हमने आपको syllabus के बारे में बताया था. हम लोग क्लास 10th में 3 heads में जैसे आपके क्लास 9th में इंट्रोड्यूस हुआ था फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, हम लोग क्लास 10th में भी इन 3 हेड्स में ही हमारे पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे. 4 यूनिट्स आपके सिलेबस में हैं, जिसमें से वो जो लास्ट वाली यूनिट है वो भी बायो का ही पार्ट है. मैंने आपको बताया था आर एनवायरमेंट हम लोग बायोलॉजी में ही पढ़ते हैं. सो वी हैव 4 चैप्टर्स इन फिजिक्स, 4 चैप्टर्स इन केमिस्ट्री एंड 5 चैप्टर्स इन biology. Biology is quite interesting and although it's quite lengthy also in your class. Matlab, the number of chapters here are more as well as they are more time consuming also. Only one of the last two chapters are quite smaller ones, बाकी तीनों chapters थोड़े बड़े ही chapters हैं. So biology is quite time consuming और जो chapter हमने start किया है वो chapter अपने आप में 4 topics में divided है. I generally divided it in 4 topics. So nutrition, respiration, transportation and excretion. तो मैं 4 heads में इसको पढ़ाती हूँ, right? So सबसे पहला we just started with this thing. So मैंने कल के क्लास में आपको एक चीज बताई थी, क्योंकि हम लोग लाइफ प्रोसेसेस, हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बायोलॉजी इज अबाउट ऑर्गेनिजम्स, है ना. तो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग एनिमल्स, लिविंग प्लांट्स, इनके बारे में स्टडी करें. तो मैंने कल की क्लास में बस एक ही क्वेश्चन पूछा था आपसे कि आप कैसे जज करोगे कि कोई भी चीज अलाइव है या डेड है. तो हमारे पास 2 ही आंसर्स निकल के आए थे. 2 क्राइटेरिया होते हैं. पहला तो या तो वो कोई मूवमेंट शो करेगा, मतलब इट विल बी मूविंग समवेयर, या उसका बॉडी पार्ट हिल रहा होगा या उसकी बॉडी हिल रही होगी, तो हम बोलेंगे हाँ ये पर्सन जो है या ये ऑर्गेनिज्म जो है वो लिविंग है. या फिर प्लांट्स के केस में मूवमेंट्स इतने आसानी से देखने नहीं मिलते हैं, दे आर नॉट मूविंग. प्लांट्स कभी चल के तो नहीं ना जाते हैं. तो प्लांट्स आर दैट वन प्लेस. इसीलिए हमको प्लांट्स के अंदर मूवमेंट्स इतनी आसानी से नहीं दिखते हैं. कुछ प्लांट्स दिखाते हैं मूवमेंट, जैसे कल मैंने एग्जांपल दिया था वो टच मी नॉट, है ना, सनफ्लावर, ठीक है. तो ऐसे कुछ प्लांट्स आपको मूवमेंट दिखाते हैं, बट जनरली मूवमेंट कम देखने को मिलता है. तो हम लोग प्लांट्स में क्या देखते हैं? ग्रोथ, कि क्या मेरा प्लांट हरा भरा है, क्या इसमें नई ब्रांचेस ग्रो कर रही हैं, क्या इसमें नई लीव्स आई हैं, क्या इसमें नए फ्लावर्स हैं. सो इन दिस वे वी जस्ट चेक फॉर द लिविंगनेस और द डेड ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म. सो इधर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, नेम 2 क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर एन ऑर्गेनिज्म इज अलाइव और नॉट. तो 2 क्राइटेरिया क्या हो गए? मूवमेंट एंड ग्रोथ, ठीक है. और तो प्लांट्स के बारे में बात करें ना हम, तो प्लांट्स के अंदर भी कंटिन्यूसली मूवमेंट तो होता रहता है. हमें पता है इन द बॉडी ऑफ द प्लांट्स और इन द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट्स हम देखेंगे पानी ट्रांसपोर्ट होता रह रहा है, फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कोई ना कोई वेस्ट मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहा है. तो इंटरनली ये छोटे छोटे ट्रांसपोर्ट्स तो होते ही रहते हैं. सेल्स के अंदर जा रही है कोई चीज या बाहर आ रही है, तो दीज आर नोन एज मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स. ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स हम लोग नेकेड आइज से डिनोट नहीं नोटिस कर सकते हैं ना. आप कर सकते हो क्या कि आपकी बॉडी में यहाँ से ब्लड फ्लो जा रहा है? नहीं, आप नेकेड आइज से नहीं डिसाइड कर सकते, और हमेशा माइक्रोस्कोप अवेलेबल नहीं होता है. तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स तो डेफिनेटली होंगे ही. हर ऑर्गेनिज्म जो लिविंग है उसमें मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स होंगे, बट क्या है कि वो हमको नोटिसेबल नहीं होते नेकेड आइज से, इसीलिए हम उसको एज अ क्राइटेरिया प्लांट्स में नहीं देखते. प्लांट्स में तो मूवमेंट होता रहता है, वो मॉलिक्यूलर है, तो इसीलिए उसको हम मेजर क्राइटेरिया प्लांट्स में नहीं बोलते. So in case of animals, the criteria is movement, and in case of plants, movement naked eye से नहीं दिखता, इसीलिए हम क्या देखते हैं? ग्रोथ. याद रहेगी ये चीजें पक्का. चलें आगे. नेक्स्ट टॉपिक हम लोग यहाँ पे, अब क्योंकि मैंने आपको यहाँ प्रूव कर दिया कि कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है, तो अब वो लिविंग है तो उसको जिंदा रहने के लिए क्या क्या करना पड़ता है. जैसे आप लोग हैं, हम लोग हैं, हमें जिंदा रहने के लिए कमाना बहुत जरूरी है, पैसा होना बहुत जरूरी है. पैसा नहीं होगा तो हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे, क्या ओढ़ेंगे, क्या पहनेंगे, ठीक है. तो ये एक प्रॉब्लम होती है. वैसे ही अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करूं तो उसको क्या चाहिए? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए कुछ इसेंशियल कंपल्सरी प्रोसेसेस करनी ही पड़ती हैं, कंपल्सरी फंक्शंस परफॉर्म करने ही पड़ते हैं, और उन फंक्शंस को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है. लाइफ को जीने के लिए, लाइफ को सस्टेन करने के लिए, लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए हमें जो फंक्शंस, हमें जो प्रोसेसेस करनी पड़ती हैं उन्हें हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस. समझ आया क्या? सो इधर से मैं लाइफ प्रोसेसेस की डेफिनेशन आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूं. सो व्हाट इज लाइफ प्रोसेसेस? आप याद भी रखेंगे, दी फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. देखो सबसे पहले ही मैंने लिख दिया लिविंग ऑर्गेनिज्म होना चाहिए. मरा हुआ इंसान तो क्या ही फंक्शन परफॉर्म करेगा. द फंक्शंस परफॉर्म बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म
क्यों करना है, क्यों जबरदस्ती मेहनत करवा रहे हो उससे यार, पर उसको जिंदा रहने के लिए करना ही पड़ेगा. इट इज कंपल्सरी फॉर हिम टू डू दिस. सो क्यों कर रहे हैं? टू सस्टेन. सस्टेन मतलब कंटिन्यू. टू सस्टेन देयर लाइफ ऑन अर्थ. दो हिस्सों में डिवाइड कर दी. What are life processes? Life processes are the functions or the activities performed by a living organism in order to sustain their life on earth. ठीक है, in order to sustain their life on earth. उसे हम बोलते हैं life processes. ध्यान रहेंगी? पक्का सबको याद हुई डेफिनेशन? अब क्या होती है, चलो एक गैस दो मुझे, क्या तुम्हें जरूर जरूर करना है, नहीं तो तुम नहीं रह पाओगे. बहुत जरूरी है तुम्हारी शरीर के लिए, तुम्हारी लाइफ के लिए. सीधे बॉडी बनाने चाहिए प्रोटीन इनटेक करके, हैं? खाना खाना, प्रोटीन इनटेक नहीं, खाना खाना. खाने में सब चीजें आएंगी. सीधे बॉडी बनाने जा रहे हैं हम. ये इधर पाउडर घोला और ये इधर पिया और बॉडी बन जाएगी. लिखो लिखो लिखो, हेडिंग डाल दो, लाइफ प्रोसेसेस एंड न्यूट्रिशन. ठीक है, आया ये बात? तो पहले तो इसने बताया मुझे खाना खाना इज वेरी नेसेसरी. सबसे पहले भाई पेट पूजा, उसके बाद काम दूजा, है ना? ये तो हमारा मॉरल, मतलब ये तो हमारी क्या बोलते हैं, सबसे हॉट लाइन है कि भाई मम्मी पहले खाना खिला दो, उसके बाद कोई काम बोलना, नहीं तो मैं कोई काम नहीं करने वाली हूँ. यही होता है घर पे भी. स्कूल से आए, मम्मी ने बोला बेटा अपनी स्कूल ड्रेस रखो, बेटा अपने शूज अपनी जगह पे रखो. आप क्या बोलते हो? मम्मी पहले खाना खिला दो, उसके बाद बात करना. ऐसे ही करते तुम लोग भी? यू डू दिस राइट? सही है ना? तो आप क्या मांगते हो? आप यही मांगते हो कि हमें खाना चाहिए, उसके बाद we'll be doing our work. समझे? Is this clear? चलूं क्या आगे? Now लाइफ प्रोसेस में सबसे पहले तो उसने बोला खाना खाना, उसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर, वो खाने में आ गया. चलो न्यूट्रिशन में आ गया. हाँ, नाक रोक पे बैठ जाओ, आ जाओ भाई, लेट लतीफ क्लास में आ जाइए. हाँ, खाना खाने के बाद भाई नाक बंद करके बैठ जाओ जरा 10 मिनट. टेकिंग ऑक्सीजन, उसको क्या बोलते हैं हम? ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, सांस लेना. राइट, सांस लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, उसके बाद यार इतना सारा खा लिया तो अंदर कूड़ादान थोड़ी ना बनाना है. डाइजेशन तो हो ही गया. हाँ ठीक है, डाइजेशन इज पार्ट की, उस खाने को हमने यूटिलाइज कर लिया. पर जब आपने खाना यूटिलाइज कर लिया तो कुछ ऐसी चीजें भी खाते हो जो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है. आप जो दुनिया भर का जंक खाते हो, बर्गर, पिज्जा, नूडल्स, पास्ता, है ना, उसके अंदर क्या है? जरूरी थोड़ी ना सारी चीजें हेल्दी हैं. आपकी बॉडी सब चीज यूटिलाइज कर रही है. आपकी बॉडी कुछ चीज उसको एज अ वेस्ट भी निकाल रही है कि कोई बॉडी को रिक्वायरमेंट ही नहीं, हमें ये चीज की जरूरत ही नहीं थी, तू जबरदस्ती खा रहा है, नहीं चाहिए हमारी बॉडी को, है हमारे पास बहुत सारा. तो टाइमली आपकी बॉडी का तो वो वेस्ट हो गया. यू डोंट नीड. जब आपको कोई चीज नहीं चाहिए होती तो आप क्या बोलते हैं? मेरे लिए वेस्ट है. अब आपको अगर मम्मी कलर पेंसिल दिला के लेके आए तो आप क्या बोलोगे? मम्मी यार मेरे को कलर पेंसिल क्यों दिला रहे हो, मेरे तो एग्जाम में भी अलाउड नहीं है, मेरे लिए तो वेस्ट है, आप मेरे छोटे भाई बहन को दे दो. ठीक है, सो एनीथिंग विच यू डू नॉट रिक्वायर इज अ वेस्ट. अब यार आपका शरीर कोई कूड़ादान तो है नहीं जो वेस्ट को अंदर ही अंदर बैठाए रखे. तो वेस्ट को टाइमली एक्सक्रीट करना भी होता है, उसको रिमूव आउट भी करना होता है. घर पे आता है ना गाड़ी वाला, आया घर से कचरा निकालो. रोज दिन भर अगर सारा कचरा अपने घर में रख लोगे तो क्या होगा? मस्कीटोज हो जाएंगे, घर में बदबू आएगी, है ना, बीमारियां फैलेंगी, है ना. ओपन में कई बार आपने देखा होगा कचरा पड़ा रहता है तो वहां पे मस्कीटो ब्रीडिंग होती है, मक्खियां भिनभिना रही होती हैं, बीमारियां फैलती हैं. राइट, अभी स्ट्राइक पे थे ना, गाड़ी वाला है घर से कचरा निकालो, मम्मी को कितनी टेंशन हो रखी थी, कितना कचरा इकट्ठा हो गया घर पे, कितना कचरा हो गया है. तो टाइमली इस वेस्ट को रिमूव करना भी हमारी बॉडी को एक नेसेसरी टास्क होता है. नहीं तो क्या होगा? ये कचरा अंदर ही अंदर जहर बन जाएगा और हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाएगा. अगर ये अंदर ही अंदर रह गया तो ये जहर की तरह, क्योंकि हमारी बॉडी को उस चीज की जरूरत नहीं है और वो यूं ही पड़ा है.
तो एक तो वो हमारी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, दूसरा वो एक जहर है हमारी बॉडी के लिए। अब ज्यादा चीज कोई भी एक्सेस में होती है वो नुकसानदायक ही होती है, तो कचरा बढ़ता जाएगा, तो हमको टाइमली इसको रिमूव करना भी एक एसेंशियल टास्क होता है। ठीक है, अच्छा क्या ग्रो करना जरूरी है? यस, स्टार्टिंग है फर्स्ट डेफिनेशन। ओके, सो क्या हमको ग्रो करना जरूरी है? यस, अगर हम ग्रो नहीं करेंगे, तुम जब ग्रो करते हो तो अभी तुम छोटे से बेबी थे, अभी देखते हो अगर आप किसी भी बेबी को 3 मंथ्स का, 4 मंथ्स का, 5 मंथ्स का बेबी देखते हो, छोटा सा बेबी होता है, और अगर आप उसको 5-10 साल बाद देखोगे तो एक बच्चा बन के, मतलब अच्छा सा हाइटेड बच्चा देखने को मिलता है तुम्हें, ग्रो हो गया। तो अगर वो बच्चा 10 साल बाद भी वैसा का वैसा दिखे तो तुम क्या बोलोगे? वैसा का वैसा वो छोटा सा बेबी दिखे तो क्या बोलोगे कि यार ये तो बॉडी इसकी सही काम ही नहीं कर रही है, ये तो ग्रो ही नहीं कर रहा है, क्या ये जिंदा भी है? हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटिन्यूसली ग्रो करना चाहिए, इट शुड ग्रो विद टाइम। तो अगर वो ग्रो नहीं करेगा तो हम क्या बोलेंगे, क्या ये जिंदा भी है? ये तो जैसा 10 साल पहले था वैसा का वैसा ही है। सिमिलरली अगर कोई बच्चा मूवमेंट नहीं शो करता है तो भी हम बोलते हैं ना कि ही माइट बी डेड, है ना। सो मूवमेंट इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी। अगर आप कंटिन्यूसली मूव नहीं करोगे तो आपकी बॉडी काम नहीं करेगी, आपकी लाइफ सस्टेन नहीं होगी, आपको मूवमेंट करना ही पड़ेगा, या तो खाने की सर्च में, या रहने की सर्च में, या मेट्स की सर्च में। एनिमल्स कंटिन्यूसली मूव अराउंड इन द सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एंड मेट्स। मेट्स मतलब कंपनी मेट्स, मतलब फ्रेंड्स। ठीक है, सो मूवमेंट इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा, आपने खाना खा लिया, खाना तो आप मुंह से खाते हो, पर खाना तो हाथों को भी चाहिए, पैरों को भी चाहिए, हेड को भी चाहिए, तो उस खाने को ट्रांसपोर्ट करना भी जरूरी है। आपके शरीर से सीधे पेट में जाता है खाना, पेट से, पर सारा पेट थोड़ी ना खा के बैठेगा, वही अकेला सारी एनर्जी लेता जाए? नहीं यार, फिर तो यहां से बस पेट ही निकलेगा, बस बाहर यूं, हमारे कहीं ग्रो ही नहीं होएंगे, हाथ पैर यूं ही रह जाएंगे बिना एनर्जी के। ठीक है, तो हमको टाइमली ट्रांसपोर्ट करना भी बहुत जरूरी है। हमारा खाना जो हमने खाया है, हमारी चीजें जो पानी पिया है, उसको टाइम टू टाइम बॉडी के हर हिस्से को ट्रांसपोर्ट करना भी जरूरी है। अच्छा, रिप्रोडक्शन की बात करूं, क्या रिप्रोडक्शन जरूरी है? एक इंडिविजुअल लेवल पे बात करो तो रिप्रोडक्शन जरूरी है। क्या कोई इंसान बिना रिप्रोड्यूस करे जिंदा रह सकता है? रह सकता है ना यार, एक इंसान तो रह सकता है ना यार, मना कर दे मैं रिप्रोड्यूस नहीं करूंगा, रह सकता है वो जिंदा। बट अगर मैं पूरी स्पीशी एज ए होल की बात करूं, मतलब पूरी ह्यूमन जनरेशन, ह्यूमन स्पीशी बोलते हम रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो क्या वो सही होगा? नहीं, क्यों? वेरी नाइस, और ह्यूमंस बनेंगे नहीं और हम फिर खत्म होते जाएंगे। जैसे जैसे ह्यूमंस मरते जाएंगे वैसे वैसे उनकी स्पीशी ही एक्सटिंक्ट होती जाएगी। वही डायनासोर्स वगैरह के केस में जो हुआ, नए डायनासोर्स बने ही नहीं, उससे पहले उनके पुराने डायनासोर्स मरते गए, जिसके कारण उनकी स्पीशी एक्सटिंक्ट हो गई, खत्म हो गई। तो अगर मैं बात करूं एक इंसान के बारे में, तो रिप्रोडक्शन नहीं भी करे तो चले, पर अगर सारे ही मना कर दें तो रिप्रोडक्शन essential हो जाता है। रिप्रोडक्शन इज essential, so reproduction is also a life process। अच्छा, कंट्रोल की बात करती हूं। कंट्रोलिंग, मैं चल रही हूं, मेरी बॉडी में कोई कंट्रोल ही नहीं है, कभी मैं इधर गिर रही हूं, कभी मैं उधर गिर रही हूं, क्या ये सही है? क्या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या ये सही चलते फिरते लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक है? नो। क्यों? क्योंकि यार एक चलता फिरता एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपनी बॉडी पे कंट्रोल जानता है। ऐसा नहीं कि हाथ अपने आप ही घूम रहा है, ऐसे चलता है क्या कभी? क्या आपकी विल के बिना चल रहा है? आप उसको कंट्रोल कर रहे हो, राइट? यू आर कंट्रोलिंग योर हैंड। आप बोलोगे मैम राइट हैंड अप करो तो मैं राइट हैंड ही अप करूंगी, राइट? मैंने आपको बोला लेफ्ट हैंड अप करो तो लेफ्ट हैंड अप होएगा। यू आर कंट्रोलिंग। ऐसा तो नहीं है ना कि तुमको मैंने बोला लेफ्ट हैंड और तुम्हारा लेफ्ट हैंड उठ ही नहीं रहा है। नहीं मैम मेरा उठ ही नहीं रहा है, मैम मेरा तो राइट हैंड उठ रहा है। ऐसा नहीं होता है ना। यू आर इन एबिलिटी टू कंट्रोल योर बॉडी। अगर आपकी बॉडी पे कंट्रोल नहीं है तो हम क्या बोलते हैं कि आपकी कोई एसेंशियल चीज मिसिंग है। हमने देखा है बहुत सारे जने जिनको बहुत सारी चीजों पे कंट्रोल नहीं होता है, तो उनकी बॉडीज में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती ही रहती हैं, उनका कंट्रोल ब्रेन की वजह से बेसिकली। तो हमारा ब्रेन प्रॉपर्ली अगर काम नहीं करता है, वी सी मैनी पीपल हु आर मेंटली चैलेंज्ड, राइट? सो उनके केस में क्या होता है, उनका प्रॉपर, उनका जो हेड, उनका जो ब्रेन है वो प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं कर पाता है उनकी बॉडी को, तो इसीलिए उनको थोड़ा सा एक चैलेंज होता है।
सो इन ऑर्डर टू सस्टेन योर लाइफ ऑन अर्थ आपको बहुत सारी प्रोसेसेस करनी पड़ती हैं, और उनमें से कुछ नाम हमने अभी मैंने सारे आपको नाम एक्सप्लेन किए। पहला तो मूवमेंट, जो तो बहुत ही जरूरी है, नहीं तो सामने वाला बोल देगा ये तो मर गया अगर हम मूव नहीं करेंगे, हमारा चेस्ट अप डाउन नहीं हो रहा है। हमको ग्रोथ करना बहुत जरूरी है, ग्रो करना बहुत जरूरी है, सारी लाइफ प्रोसेसेस। तीसरा, हमको खाना खाना बहुत जरूरी है ना, खाना नहीं खाएंगे तो मोटे कैसे होंगे, है ना। सो न्यूट्रिशन, ईटिंग फूड, इसमें फूड वाटर सब कुछ आ जाता है, ठीक है। चौथा, सांस लेना, रेस्पायर करना बहुत जरूरी है ना। पांचवा, ट्रांसपोर्ट करना बहुत जरूरी है ना, एक जगह से दूसरी जगह खाना पहुंचाना, ट्रांसपोर्टेशन। फिर टाइमली वेस्ट का रिमूवल, एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन मतलब वेस्ट रिमूवल। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स हार्मनी में चलें। मतलब तुमने खाना खा लिया, पेट मना कर रहा है मैं डाइजेस्ट नहीं करूंगा, कर ले जो करना है। मतलब माउथ तो काम कर रहा है, पर माउथ और स्टमक के बीच में लड़ाई हो गई और स्टमक बोलता है तू खा ले, मैं तो नहीं करूंगा उसको डाइजेस्ट, कर ले जो करना है। तो क्या होगा, हम बीमार हो जाएंगे, हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, हमारा खाना पचेगा नहीं, तो हमको एनर्जी नहीं मिलेगी, समझे। तो कोऑर्डिनेशन होना भी बहुत जरूरी है, हर ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के साथ कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए। नहीं बोलते हम डांस में, ग्रुप डांस में कोऑर्डिनेशन के साथ डांस करो। कोऑर्डिनेशन मतलब एक सिंक में एक जैसा डांस करो तो वो अच्छा लगता है। और यही एक जना राइट उठा रहा है, दूसरा लेफ्ट उठा रहा है, तीसरा घूम जा रहा है, तो फिर आपको डांस कैसा लगता है, यार कहता बकवास डांस है, अच्छा नहीं लगता है, उसको मार्क्स कम मिलते हैं। वैसे ही हमारी बॉडी में भी अगर सारे ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड वे में काम नहीं करेंगे ना, तो हमारी बॉडी का भी सारा बैलेंस बिगड़ जाएगा। मैंने आपको एग्जाम्पल ही दिया कि हमने खाना तो खा लिया, पेट मना कर रहा है, माउथ, मेरी तेरे से लड़ाई हो रखी है, माउथ तेरे को जो खाना है खा ले, मैं तो इसको नहीं पचाऊंगा और ना मेरे में आने दूंगा। तो क्या होगा, खाना पेट तक तो गया ही नहीं, वो वापस बाहर आने लग गया, क्योंकि हमारा अंदर घुस ही नहीं पा रहा है खाना, ठीक है। सो वो क्या हुआ, आपकी बॉडी में इम्बैलेंस क्रिएट करता है, ठीक है। एंड लास्टली रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस करना भी बहुत जरूरी है। और यहीं पे मैंने आपके क्लास 10th के सारे चैप्टर्स डिनोट कर दिए हैं, एक चैप्टर को छोड़ के। आपके सिलेबस में ये सारी लाइफ प्रोसेसेस पढ़ने वाले हैं। ऑल दीज लाइफ प्रोसेसेस यू विल बी स्टडिंग इन योर क्लास 10th, ऑल ऑफ दीज लाइफ प्रोसेसेस। We'll be learning about nutrition, we'll be learning about respiration, हम transportation पढ़ेंगे, excretion पढ़ेंगे, control coordination पढ़ेंगे, reproduction पढ़ेंगे। मूवमेंट और ग्रोथ तो कुछ पढ़ने का होता ही नहीं, समझ आई। सो ये कुछ नहीं, ये एक चैप्टर का जो स्टार्टिंग है ना, वो आपकी बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन ही है। पूरी बायोलॉजी आपकी इस चैप्टर के आसपास ही घूमेगी, राइट। अच्छा, अब मैंने इन सब की बात करी, पर मैंने ना एक चीज की बात करी यहाँ पे, इसकी। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, खाना, खाना है ना। न्यूट्रिशन इज खाना खाना और न्यूट्रिएंट्स लेना, हेल्दी चीजें लेना, ठीक है। अच्छा, पर क्यों चाहिए होता है यार न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हम खाना खाने से, तो फूड बहुत रिक्वायर्ड है हमारी बॉडी के लिए। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, आप स्कूल से आए, मम्मी ने बोला शूज अपनी जगह रखो, ड्रेस अपनी जगह रखो, बैग अपनी जगह रखो, पर आप क्या बोलते हो, पहले मम्मी खाना खिलाओ, बिल्कुल एनर्जी नहीं है, मैं फिर सब काम कर दूंगा, है ना। या फिर है ना, कई बार आप थक के आते हो और बोलते हो मम्मी बिल्कुल एनर्जी खत्म हो चुकी है, कुछ खिलाओ ना, बहुत तेज भूख लग रही है, यू से दिस। और आप हमेशा पता है क्या बोलते हो, जैसे ही मैं खाना खा लूंगा मेरे में एनर्जी आ जाएगी और मैं काम करूंगा। इसका मतलब ये जो तुम खाना खा रहे हो, ये तुम्हारी बॉडी में पेट्रोल की तरह नहीं है। जैसे गाड़ी में पेट्रोल डलाते हो तो गाड़ी चलती है, वैसे तुम्हारे शरीर में हम खाना डालते हैं तो तुम्हारा काम, शरीर काम करता है, राइट। सो इस प्रकार से एक स्टेटमेंट आता है जिसको इलैबोरेट करने को भी आता है कि फूड इज अ फ्यूल टू आवर बॉडी। क्या मैं सही बोल रही हूं, फूड इज अ फ्यूल टू आवर बॉडी। जिस प्रकार फ्यूल डालने से कोई भी गाड़ी घोड़ा चलता है, उसी प्रकार फूड इनटेक करने से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म काम करता है। सो इट प्रोवाइड्स ऑल द नेसेसरी एनर्जी टू डू वर्क। समझ आया कि फूड इज फ्यूल टू आवर बॉडी, मतलब फूड प्रोवाइड्स
ऑल दी एनर्जी, जो भी नेसेसरी एनर्जी हमको चाहिए होती है काम करने के लिए, वो सारी कौन प्रोवाइड करता है? फूड। तो ये जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस है ना, क्या है? ये काम ही तो करवा रहे हैं तुमसे। तो ये काम करने के लिए एनर्जी कहां से आएगी? फ्रॉम द फूड। समझे क्या? तो ये याद रखेंगे एक टर्म, फूड इज अ फ्यूल टू आवर बॉडी। ये कई बार है ना 2 मार्क के अंदर इलैबोरेट करने आता है, या एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो फूड इज अ फ्यूल टू आवर बॉडी, इसका मतलब क्या हुआ कि फूड प्रोवाइड्स द नेसेसरी एनर्जी टू डू ऑल द लाइफ प्रोसेसेस। इसीलिए food is essential. Why food is essential? Because it provides necessary energy to do our work, to do our processes, life processes. आई बात समझ में? पक्का? एवरीवन? राइटिंग दिखाना आपकी, देखेंगे हम धीरे धीरे। वे सबकी राइटिंग्स भी याद करने लगती हैं एज एंड व्हेन आप लोग टेस्ट वगैरह देना स्टार्ट करोगे तो मेरे को आपकी राइटिंग्स याद होने लगेंगी। इसकी तो पतली पतली राइटिंग अच्छी है, पर आपकी राइटिंग इज क्वाइट नीट। अक्षर, इसकी तो राइटिंग अच्छी है, इज गुड हैंड राइटिंग। चलो नेक्स्ट, चलें आगे। नाउ अब मैंने क्योंकि फूड इंट्रोड्यूस कर ही दिया है, तो इसका मतलब आपको फूड की आवश्यकता है, और फूड की आवश्यकता या फूड की जो भरपाई होती है वो कौन सी लाइफ प्रोसेसेस से होती है? ऊपर लिखी थी ना मैंने, न्यूट्रिशन, विच इज द टॉपिक ऑफ आवर स्टडी। हम इसको इस क्लास में पढ़ेंगे। सो न्यूट्रिशन इंट्रोड्यूस कर रही हूं मैं। व्हाट इज न्यूट्रिशन? बहुत ही सरल और हिंदी में बोलूं तो खाना खाना। न्यूट्रिशन क्या हुआ? खाने का इंटेक करना। पर यार एक बात बताओ, खाना खा के क्या मोटापा बढ़ाना है या चर्बी चढ़ाना होता है क्या तुम्हारा मोटिव? क्या करना होता है? करने के लिए। वेरी नाइस। हमको बाकी लाइफ प्रोसेसेस कैरी आउट करने के लिए, उसके लिए क्या चाहिए होती है? एनर्जी। वेरी नाइस। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिशन है ना 2 हिस्सों में या 2 स्टेज में होता है। पहला तो इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कि तुमने खाना खाया, अब उस खाना से तुमने अपनी चर्बी नहीं बढ़ाई, तुमने क्या किया? उस खाने को यूटिलाइज किया टू गेट एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग अदर लाइफ प्रोसेसेस। समझे? खाने से क्या आई? एनर्जी। एनर्जी से क्या किया तुमने? बाकी लाइफ प्रोसेसेस को कंप्लीट करा। समझे क्या? सो इधर से मैं डेफिनेशन इंट्रोड्यूस करी न्यूट्रिशन की। सो व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इनटेक और अपटेक, कोई भी शब्द यूज कर सकते हैं आप। इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिएंट्स? खाना। खाने में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, है ना? ऑल दीज आर न्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, ठीक है, ऑल दीज विल कम अंडर न्यूट्रिएंट्स। ये सारे न्यूट्रिएंट्स है। सो इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। और दूसरी स्टेज क्या है? वंस यू हैव टेकन अप द न्यूट्रिएंट्स, आपको क्या करना है? यूटिलाइजिंग देम टू ऑब्टेन एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग अदर लाइफ प्रोसेस। ठीक है, intake of nutrients and utilizing the nutrients to obtain energy to perform other life processes. हाँ या ना? समझे क्या? आई बात समझ में सबको? पक्का? सो हम न्यूट्रिशन की डेफिनेशन याद कर लिया। आज हमने 2 डेफिनेशन याद करी, पहली लाइफ प्रोसेसेस की, दूसरी न्यूट्रिशन की। लाइफ प्रोसेसेस की जल्दी से बताएंगे। वेरी नाइस। द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन, इन ऑर्डर टू सस्टेन देयर लाइफ ऑन अर्थ। हिंदी में बोले, बेसिक काम जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को करने पड़ते हैं जिससे कि वो जिंदा रह सके, उससे हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस।
लाइफ की प्रोसेसेस, लाइफ को जिंदा जीने के लिए जो प्रोसेसेस करनी पड़ रही हैं वो सारी आपकी लाइफ प्रोसेसेस है। एग्जाम्पल्स आप बहुत सारे लिख सकते हैं, मैंने 7-8 लिखवाया आपको, कोई भी 2-4 एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस जो हमने स्टार्ट करी वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की डेफिनेशन 2 हिस्सों में याद रखोगे। देखो, हिंदी में याद रखना तो इंग्लिश में अपने आप लिख सकते हो, खाना खाना और खाने से मोटा नहीं होना, खाने से एनर्जी लेना जिससे कि आप बाकी प्रोसेसेस कर सके। समझे? तो क्या बोला मैंने? इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड यूटिलाइजिंग देम टू ऑब्टेन एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग अदर लाइफ प्रोसेसेस। आपको ठंडा लग रहा है क्या? पक्का? ओके, ऑलराइट। सो इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स याद रहेंगे। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, जो भी आप खा रहे हो वो सारे आपके क्या हैं? न्यूट्रिएंट्स। चलेंगे आगे? चलिए हम लोग थोड़ा सा एक बार वापस से हमारे बुक पे आते हैं, थोड़ा सा रीड करते हैं क्या हमने जो पढ़ा वो वही चीजें हैं क्या? आई जस्ट क्विकली रीड डाउन। समथिंग विच इज लिविंग और डेड इज सेड टू बी अलाइव। सही बात है, जो लिविंग है, नॉट डेड है ना, जिंदा है, मरा हुआ नहीं है, नॉट डेड, उसको हम क्या बोलते हैं? अलाइव भी। Those things which are alive are called living things. All the plants and animals, including human beings, are alive or living things. The most important criteria to decide whether something is alive or not is the movement. ये मैंने आपको बताई। सबसे पहले आप क्या देखोगे? मूवमेंट। इंसान सो भी रहा होगा ना तो क्या देखोगे? 2 मिनट चेस्ट पे हाथ रख लेता हूं, है ना, मूवमेंट हो रहा है, इसका मतलब ये जिंदा है। आप नब्ज चेक करते हो, पल्स रेट चेक करते हो, आप यहाँ हाथ लगाते हो। डॉक्टर हम किसी भी हॉस्पिटल का सीन अगर देखें, हमारे मूवीज वगैरह में दिखाते ही है ना कि भाई लेके जाते हैं पेशेंट को, तो वो डॉक्टर ऐसे हाथ रखता है और बोलता है आई एम सॉरी। भाई उसने ऐसा क्या फील कर लिया यहाँ पे हाथ में? भाई उसने हाथ में क्या फील किया? हार्ट बीट्स, यस, पल्सेस। ठीक है, तो पल्स गायब, मतलब भगवान को प्यारे हो गए, आई एम सॉरी बोल के डॉक्टर साहब निकल जाते हैं, है ना। और ऐसे चेक करते, नहीं ये तो अभी जिंदा है, ये बेहोश हो गया है, चलिए इसको ऑपरेशन थिएटर में ले जाइए। तो दिस इज हाउ इट डज, है ना। सो मूवमेंट इज वेरी एसेंशियल। ऑल द लिविंग थिंग्स व्हिच आर अलाइव मूव बाय देमसेल्व्स विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। मैंने आपको कल एग्जांपल भी दिया था कि पेड़ की पत्तियां हिल रही हैं, आप बोले मैम ये तो लिविंग है। अरे भाई पत्तियां तो हवा से हिल रही हैं, एक्सटर्नल हेल्प हो रही है। मैंने टेबल हिला के बताई थी ना, मैं रिमोट को हिला रही हूँ, लो। तुम बोलोगे मैम ये तो लिविंग है, हो ये तो घूम रहा है इधर से उधर। नहीं, वो नहीं घूम रहा, मैं उसको घुमा रही हूँ, ये एक्सटर्नल हेल्प है। मेरा हाथ जो है वो एक्सटर्नल हेल्प कर रहा है इसकी कि तू मूव कर। सो विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प अगर कोई मूव करता है तो उसे हम बोल देंगे वो लिविंग है। फॉर एग्जाम्पल, द मूवमेंट्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर फास्ट एंड कैन बी ऑब्जर्व इजिली, बट द मूवमेंट्स इन प्लांट्स आर यूजुअली स्लो एंड ऑब्जर्व विद difficulty. I already told you plants में movement नहीं दिखता है. Animals can move from one place to another or they can move their body parts. Yes, we know, हम लोग हमारे hands वगैरह के move करते हैं, सो रहे हैं तो हम भाग तो रहे नहीं है, सो रहे हैं तो हमारे body parts move कर रहे हैं, right? The plants can only move parts of the body such as leaves, flowers, shoots and roots. The plant parts move towards the stimulus such as sunlight, gravity or water. Stimulus शब्द अभी हम introduce नहीं कर रहे हैं, stimulus हम थोड़ा सा later on introduce करेंगे. Non-living things which are not alive cannot move by themselves. सही बात है, रिमोट पड़ा है, ये ऐसे तो नहीं मूव कर सकता ना, ये अपनी जगह ही रहेगा। ये पेन है, मैंने यहीं रख रखा है, मैं जब तक इसको उठाऊंगी नहीं, मेरे हाथ से मूव नहीं करूंगी, तब तक ये अपनी जगह पे ही रहेगा। So these are dead things, right? Now, all the living things are made up of tiny living units called cells. The cells themselves are made up of still smaller particles called molecules. The movement over very small scale are invisible to the naked eyes. मैंने आपको क्या बताया था? Molecular movements बताया था ना आपको कि प्लांट में भी मूवमेंट होता रहता है पर हमको नहीं दिखता है। आप अपने खून को बहता हुआ नहीं देख सकते, वो दिखता नहीं है आपको. They cannot be seen with naked eyes, right? So these invisible molecular movements are necessary for the existence of life. आपकी बॉडी में अंदर के पुर्जे काम करते रहने चाहिए, नहीं तो हम डेड घोषित कर दिए जाते हैं, right? Now the characteristics of living things are, living things क्या क्या काम करते हैं? They can move by themselves, they need food, air and water, they can grow, they can respond to changes around them, they are sensitive. Yes, you can respond to changes. अभी मैं अगर बहुत तेज यहाँ पे चीखूं, चिल्लाऊं, तो आप पता है क्या करोगे? यहाँ पे बहुत चिल्ला रही है मैम, कान बंद करके बैठ जाओगे, है ना. तो इसका मतलब आपने रिस्पॉन्ड किया ना. कोई बहुत तेज चिल्ला रहा है तो आपने रिस्पॉन्ड कर दिया. मैं आपकी आंखों पे फ्लैश लाइट मारूं, आप क्या करते हो? आंखें बंद कर लेते हो. इसका मतलब यू हैव
रिस्पॉन्डेड, तो यू आर सेंसिटिव। और एक इंसान है जैसे मैं पिन चुबाई जा रही हूँ, उसके कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अभी मैं आपके पिन चुबाऊं, आप एकदम हाथ पीछे खींच लोगे, और किसी के और के मैं पिन चुबाती हूँ और वो हाथ ही नहीं हटा रहा है, वो तो मुझसे पिन चुभवाया जा रहा है, उसको कोई असर ही नहीं हो रहा। ऐसे नहीं बोलते तेरे को असर नहीं हो रहा, मोटी चमड़ी से है, राइट? सो दे आर इनसेंसिटिव। तू तो बहुत ही इनसेंसिटिव है यार, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, राइट? सो दिस इज हाउ यू से they respire, release energy from food, excrete, get rid of waste materials, and they can reproduce, produce young ones. Then what are life processes? The basic functions performed by living organism to maintain the life on earth are called life processes. The basic life processes common to all living organisms are nutrition, respiration, transportation, excretion, control, coordination, reproduction, growth, movement, etc. ठीक है, ये सारे हमने अभी अभी पढ़े। ठीक है, नाउ एनर्जी इज नीडेड फॉर लाइफ प्रोसेसेस। एनर्जी कहां से आती है? फूड, फूड से। ठीक है, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। दे गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड। फूड इज अ काइंड ऑफ फ्यूल which provides energy to all the living organisms. So यही एक लाइन यहां से पूछी जाती है, food is a kind of fuel. How? Elaborate, explain the statement, है ना, या support the statement. ठीक है, so it provides energy to the living organism. Living organism continuously need energy for their various life processes and other activities which they perform. ठीक है, चलें आगे। now nutrition की definition introduce की मैंने आपके लिए। what is nutrition? It is the process of intake of nutrients like carbohydrates, fats, proteins, minerals, vitamins and water by an organism, as well as utilization of these nutrients by the organism. organism उनको utilize भी कर रहा है, ऐसा नहीं बस खा के बैठ गया, उसको यूटिलाइज कर रहा है, उसको टाइम टू टाइम अपनी बॉडी में यूज कर रहा है फॉर जनरेशन ऑफ एनर्जी। अब व्हाट इज न्यूट्रिएंट? तो अभी मैंने आपके सामने कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स और ये सारी चीजें नाम दी, बट होता क्या है ये न्यूट्रिएंट? सो न्यूट्रिएंट क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो एक ऑर्गेनिज्म यूज करता है टू गेट एनर्जी, टू डिराइव एनर्जी। ठीक है, आपने खाया ना, तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वह एनर्जी दे मुझे? मैं यूं ही तो है ना मेरी बॉडी में डालती जा रही हूं, वो मुझे कुछ दे रहा है। सो न्यूट्रिएंट क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म खाता है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन और इन ऑर्डर टू डिराइव एनर्जी फ्रॉम इट, उसमें से एनर्जी लेने के लिए, राइट? सो यहीं से हमारा न्यूट्रिएंट की डेफिनेशन, it can be defined as a substance which an organism obtains from its surroundings and uses it as a source of energy or for the biosynthesis of its body constituents, मतलब अपनी ग्रोथ के लिए। बायोसिंथेसिस मतलब डेवलपमेंट ऑफ न्यू टिश्यूज एंड सेल्स। आई बात समझ में? सब चाहें तो लिख लीजिए न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन यहां पे। क्या है ये? सब्सटेंस obtained by living organism from surroundings to derive energy from it. सही है? और टू बायोसिंथेसिस मतलब डेवलपमेंट ऑफ न्यू टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। ठीक है, आई बात समझ में सबको? पक्का? नहीं तो हम इंट्रोड्यूस करते हैं एक और। अब खाना तो खाना है, पर खाना कैसे खाना है, खाना कहां से लाना है? आप तो खाना कहां से खाते हो? मम्मी जो आपको बना के देती है, थाली में परोस के देती है, आप वो खाना खा लेते हो। और मम्मी कैसे खाती है? मम्मी पहले खाना बनाती है, फिर मम्मी खाती है। ऐसा ही होता है हमारे घर में, है ना? ऐसा तो नहीं होता ना? इतने अच्छे तो बच्चे नहीं दिख रहे हो तुम कि तुम खाना बना के और मम्मी को दे रहे हो कि मम्मी आप खाओ, मैं बनाऊंगी आज। नहीं ना, इतने अच्छे तो हम है ही नहीं। हम तो मम्मी भी बड़ा रहा, मम्मी कुछ अच्छा बनाओ, मैं नहीं खाऊंगी ये दाल रोटी, आप कुछ अच्छा बनाओ, पिज्जा, पास्ता, बर्गर, पाव भाजी, चाउमीन, ये सब खाओ, बनाओ। तुम मुझे गाली दे रहे होंगे मन ही मन, 3 बार तो खाने की चीजें बोल चुकी है मैम, हमारा खाने का मन कर गया है ना? और हमें तो अभी 1 घंटा और पढ़ना है
नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे नेक्स्ट टर्म आती है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? खाना तुम्हें खाना है, पर यार पहला टास्क क्या है? खाना कहां से लाऊं? खाना ही नहीं होगा तो खाऊंगी क्या? सो व्हाट इज मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन? मोड्स मतलब द मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। आप अपना खाना कैसे ऑब्टेन कर रहे हो? दूसरे का छीन के, स्कूल में करते ही हैं, उसका टिफिन चुरा के खा गए, छीन के खा गए। तू मत खा, रहने दे, तू रहने दे, तू क्या करेगा, मोटा हो रहा है, मैं खा लेता हूं। छीन के ले लिया, ठीक है, रहने दे, तू मत खा, मत खा, है ना। सो दिस इज व्हाट द मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। या आप खुद का टिफिन लेके आए, आपने खुद का टिफिन बना के मतलब निकाल के और खा लिया, दैट इज अनदर मेथड। या फिर आपने बोला कि मम्मा आज आप रहने दो, मैं कैंटीन से खा लूंगा, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप कोई बात नहीं, आप सो जाओ, मैं कैंटीन से कुछ लेके खा लूंगा। आपने कैंटीन से अपना फूड ऑब्टेन किया। तो अलग अलग मेथड्स होते हैं फूड ऑब्टेन करने के। तो या तो आप खुद ही कुछ यू हेल्प योर सेल्फ कि हाँ मैं अपने आप कुछ कर लूंगा और खाना खा लूंगा, या फिर आप अपनी मम्मी पे निर्भर हो, जो हम हमेशा होते ही हैं। तो हम हमेशा हमारी मम्मी पे निर्भर होते हैं कि मम्मी हमारे को कुछ बना के खिलाएंगे और हम वो खा लेंगे, राइट। सो नेक्स्ट टर्म जो हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, विच इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टर्म, जिसको हम इलैबोरेटली पढ़ेंगे, दैट इज मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को मैं डिफाइन कैसे करती हूं? द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और कोई पता है बहुत ही फैंसी स्टाइल में लिखना है कि भाई सामने वाले एग्जामिनर को आपको बहुत इंप्रेस करना है कि नहीं नहीं मुझे तो इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, तो आप कैसे लिखोगे? और द मेथड ऑफ प्रोक्यूरमेंट ऑफ फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। कुछ नहीं यार, मैंने थोड़ा सा है ना फैंसी सा शब्द काम में लिया, प्रोक्यूरमेंट का। तो मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग की जगह मैंने क्या शब्द यूज कर लिया? प्रोक्यूरमेंट। जिसे कि सामने वाले को लगे हाँ हाँ भैया इसको तो बहुत बढ़िया इंग्लिश आती है, अच्छा बच्चा है ना। तो उसे हम बोलते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। आई बात समझ में? वो हाउ डू यू डिफाइन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन? मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज दी method of obtaining a food by the organism. What is your method of obtaining food? ऐसे जनरल सेंस में था, you depend on your mother for your food, right? आपकी मदर से जो आप obtain करते हो फूड वही आप खाते हो। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई कोई और जाके खा रहा है, नो। हम हमारी मम्मी पे डिपेंडेंट है हमारे खाने के लिए, राइट। सो हर ऑर्गेनिज्म अलग अलग प्रकार से डिपेंडेंट होता है। एक एनिमल की बात करें तो यार एक शेर है, तो वो किस पे डिपेंडेंट होता है कि वो कैसे हंट करेगा? मम्मी किस पे डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए? मम्मी के लिए तो कोई नहीं बनाता, मम्मी इज डिपेंडेंट ऑन हर सेल्फ, कि वो जो बनाएंगी वो ही शील हैव। तो हर ऑर्गेनिज्म का मेथड ऑफ ऑब्टेनमेंट ऑफ फूड जो होता है ना वो अलग अलग होता है, और उसके बेसिस पे हम लोग दो प्रकार के ऑर्गेनिजम्स पढ़ते हैं, ठीक है क्या? दो प्रकार के मोड्स पढ़ते हैं। आई बात समझ में सबको? एवरीवन, सो व्हाट ऑल वी स्टडीड अबाउट लाइफ प्रोसेसेस। फटाफट से बताना व्हाट इज लाइफ प्रोसेसेस, हिंदी में बता दो नहीं तो। क्या होती है लाइफ प्रोसेसेस? वेरी नाइस, टू सस्टेन द लाइफ ऑन अर्थ। हाँ जी, नेक्स्ट न्यूट्रिशन क्या होता है? Very good. So intake of nutrients and utilizing them to obtain energy for performing the other life processes. Nutrients क्या होते हैं? एक organism कहाँ से लेता है nutrients? From the surroundings. अपने आसपास के वातावरण से वो nutrients लेता है। अपना खाना कहाँ से लेता है? आसपास के वातावरण से वो अपना खाना लेता है। Nutrients are obtained from the surroundings and they are used as a source of energy. एग्जाम्पल्स देंगे कुछ न्यूट्रिएंट्स के? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, वाटर, ऑल विटामिन्स, ऑल दीज आर गुड एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है क्या? अच्छा, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मैंने अभी अभी डेफिनेशन याद कराई, आप फटाफट से बता दीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय मोड ऑफ न्यूट्रिशन?
of obtaining food by an organism. थोड़ा अच्छा इंग्लिश लिखना चाहो तो the method of procurement of food or the method of procuring of food by an organism is known as mode of nutrition. आई बात समझ में सबको? एवरीवन याद रहेंगी? तीन डेफिनेशंस पढ़ी हम लोगों ने, 4 डेफिनेशंस, लाइफ प्रोसेस, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन. चारों डेफिनेशन याद आएंगी? पक्का एवरीवन? ऑलराइट. सो कल की क्लास में हम लोग 2 प्रकार के मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन करेंगे. कल की क्लास में 2 प्रकार के ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे. सो आई विल सी यू ऑल टुमारो. प्लीज रिवाइज दिस पार्ट, जस्ट गो थ्रू द डेफिनेशंस. ये पूछी जाती है डेफिनेशंस, डायरेक्टली पूछी जाती है. डिफाइन न्यूट्रिशन, डिफाइन लाइफ प्रोसेसेस, बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन होता है. ठीक है, सो ये जरूर गो थ्रू करके आना एक बार. आई विल आस्क बिफोर आई स्टार्ट द क्लास एंड देन वील मूव अहेड. ठीक है, सी यू ऑल टुमारो. थैंक यू, बाय बाय.